ठीक है, हम लोग मैग्नेटिज्म देख रहे थे और मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने देखा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि करंट जो है आई एल क्रॉस बी से पता चल जा रहा है कि आई एल भी लग रहा है और डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल ले रहे थे। ठीक है, और मॉड्यूल दिए थे बनाने के लिए, बनाए हो? हाँ सर। सर 4 वाला समझ में नहीं आया था, 4 नंबर। उसमें डायमीटर का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन भेजे हो क्या हमको? हाँ सर सर देखिए, भेजिए। अच्छा, डायमीटर मिसिंग है, डायमीटर के बाद कुछ होगा। डायमीटर इतना प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी अबाउट। ठीक है, डायमीटर उसमें दिया हुआ रहता। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ, डायमीटर दे रखा। अगर डायमीटर कुछ दिया होता तो सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है। ठीक है, ये अगर रेडियस मिल जाता हमको तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो चार्ज है, टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा, टाइम पीरियड 2π/ω होगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा इससे हम लिख सकते हैं Q/T होगा, यानी कि Q ω/2π, ये हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। और ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट हुआ तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I/2r, यही होता है ना। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आर अगर पता होता तो यहाँ से हम इसको, आई का वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और आर डायमीटर होता तो हम सॉल्व कर लेते कि ओमेगा कितना है। ठीक है, यानी कि डायमीटर मिसिंग, अगर डायमीटर होता तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आई को वैल्यू पुट करते हैं, बी दे रखा है, तो यहाँ से हम लिख सकते थे आई इक्वल टू 2RB/μ0, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, 1 = 2 कर देंगे तो हमारा ओमेगा का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पता है, वही रेडियस पता होना चाहिए। और कोई? नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हम लोगों ने देखा था कि आई, यानी कि फोर्स जो लग रहा था आई एल क्रॉस बी लिख रहे थे। आई करंट था, एल हम वेक्टर बोल रहे थे, यानी कि लेंथ वेक्टर, जो कि जिसका डायरेक्शन हम लोग करंट के डायरेक्शन में ले रहे थे, और बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो इस पे रिलेटेड शायद क्वेश्चंस भी करे थे एक आध, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे दो रेल्स रखे हुए हैं, कंडक्टिंग है। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा मूवेबल रॉड रखा हुआ है। ठीक है, ये भी कंडक्टिंग है, सब कंडक्टिंग है, और इस चीज को हम एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसा। तो इसमें से करंट ऐसा जा रहा है और इधर से बोला जा रहा है कि इधर से करंट आई बह रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये लेंथ दे रखा है, के लेंथ एल है, कैपिटल एल, और ये जो वायर है इसका लेंथ एल है, स्मॉल एल बोल दे रहा है, या फिर ए भी जो भी लेना है। हमसे ये कहा जा रहा है
कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, यानी कि ये जो है रेल है, रेल बोलते हैं इसको, जिस पे रेलगाड़ी चलता है, तो वैसे ही ये भी है, तो रेल है, कंडक्टिंग है, तो करंट जो होगा इसी के थ्रू इसमें मूव करेगा, और ये है फ्री टू मूव, फ्री टू मूव यानी कि मूव कर सकता है, और इसका मास जो है m। तो अगर हम इसको यहाँ इस पोजीशन से रिलीज करेंगे, यानी कि पहला सवाल ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस l if released from rest। ठीक है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस पे ऐसे दो रॉड रखे हुए हैं, उस पे एक रॉड ऐसा है, इस दोनों को हम रेल बोल रहे हैं, ये दोनों फिक्स्ड, लेकिन ये जो हमारा रॉड है, यानी कि जो इन दोनों के ऊपर रखा हुआ है, वो फ्री टू मूव है। अब इसमें करंट ऐसा बह रहा है आई, तो अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो देखो इसमें ध्यान से कि फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो उसकी वजह से ये मूव करेगा, और मूव करेगा तो वही हमसे पूछा जा रहा है एल दूरी के बाद इस पे का वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है। बताओ, इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर बी दिख रहा है, आई इधर है, तो आई क्रॉस बी देखेंगे तो थंब इधर आ रहा है, यानी कि फोर्स हमारा इधर लग रहा होगा, और ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो करंट आई है, लेंथ इसका एल है, और मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आई एल बी फोर्स लग रहा होगा। हम फ्रिक्शन का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि स्मूथ केस है, यानी कि इस केस में हम बोल रहे हैं कि म्यू जो है जीरो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जीरो है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम बात करें, यानी सोल्यूशन फर्स्ट केस करने का मतलब कि इसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन है, तो पहला हम देख रहे हैं, तो हमारे पास रॉड ऐसा दिख रहा है, और इस पे फोर्स इधर की तरफ दिख रहा है आई एल बी, मास इसका एम है, फोर्स ये है, तो हमको क्या दिख रहा है कि इसके पास एक्सेलरेशन होगा जो कि फोर्स बाई मास होगा, यानी कि आई एल बी बाई एम होगा। अगर हमको इतना चीज दिख गया तो इसका इनिशियल स्पीड जीरो, आफ्टर एल डिस्टेंस चलने के बाद इसका एयर स्पीड मान लेते हैं v था, तो डिस्प्लेसमेंट हमको क्या दिख रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन दिख रहा है इतना u जीरो, डिस्प्लेसमेंट l, हमसे भी पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं इक्वेशन, जब ये तीन चीज पता हो, ये चौथा नहीं पता हो, तो हमारे लिए थर्ड इक्वेशन बेस्ड होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो u तो जीरो है, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए, ए है आई एल बी बाई एम, और एस है एल, यहाँ से स्क्वायर को हटा के हम रूट लगा सकते हैं, यानी कि हमको सिर्फ ये फोर्स एक क्या लगेगा, यही चीज इसमें नया चीज था, बाकी जो भी चीजें थी सारे के सारे पुराने चीज थे, इसमें हमारे लिए नया यही था कि इस पे फोर्स क्या लगेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो उस पे एक फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, और यहाँ चूंकि 90 डिग्री है इसलिए हम इस फोर्स को आई एल बी लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, यानी कि इन अबव क्वेश्चन
what would be the value of coefficient of friction? Minimum value of coefficient of friction so that rod does not starts its motion. कह रहा है कि हमारा अगर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि अगर ये रफ सरफेस होता यानी कि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता इस रॉड पे, तो म्यू का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि रॉड मूव नहीं कर पाता? बनाओ तुम लोग इसको। ऐसा था, इस पे फोर्स इधर एक लग रहा है जो कि है ILB। इसको रोकना है तो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों सरफेसेस पे इधर कहीं F लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ इस पे टोटल mg लग रहा होगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिला के N1 और N2, तो N1 प्लस N2 जो होगा टोटल नॉर्मल होगा, ये mg के बराबर होगा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये म्यू इंटू टोटल नॉर्मल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं म्यू mg। ये जो होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, तो म्यू के करस्पॉन्डिंग ये होगा। अगर हम पूछ रहे हैं कि म्यू का मिनिमम वैल्यू ये मोशन ना करे, तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F के बराबर होना चाहिए। और नो मोशन होने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू F होना चाहिए। और मिनिमम के केस में दोनों आपस में लिमिटिंग केस में इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू mg इक्वल टू ILB, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा ILB बाई mg। ठीक है, यानी कि म्यू का वैल्यू इतना होगा तो ये रॉड जो है उस पर मूव नहीं करेगा। तो इसमें भी हम सिर्फ फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट करें और कुछ नहीं करें। हम फोर्स निकालने जानते हैं तो फोर्स लिख दिए, बाकी का कहानी पीछे वाला है कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन लग सकता है, नहीं मूव करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यानी कि स्टैटिक है, स्टैटिक के केस में होता है कि वो मिनिमम यानी 0 से लेके अपने लिमिटिंग वैल्यू तक एडजस्ट कर सकता है। तो एडजस्ट कर सकता है तो हमको मिनिमम के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू लगा दिए, और वहां से जो म्यू का वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू हमको। इसी में अगर हम थर्ड पार्ट बोलते हैं कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन इफ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, यानी कि यहाँ से जो म्यू नॉट आया है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसका हम आधा अगर फ्रिक्शनल फोर्स रहता तब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो भी चीजें हमसे पूछा जाता हम बता सकते थे। हम सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं कि अगर इस म्यू नॉट वैल्यू का आधा होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ध्यान से, तो F इधर लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, तो F नेट इतना आ जाएगा। F नेट इतना, तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं F नेट बाई मास होता है, हम बोल सकते हैं ILB बाई 2m लग रहा हो। बस ऐसे ऐसे सवाल अगर हमको दिए जाएंगे तो हमको आसानी से चीजों को सॉल्व कर लेना है।
एक मिनट। हेलो। हाँ, वही वर्क फॉर एनर्जी से रोटेशन। हाँ, नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं। हाँ हाँ, बता दिए, पेपर भी सेट कर दिए। हेलो। हेलो। हाँ सर। ठीक है, ये बात समझ आया। फिर फ्रिक्शन कैसा है थोड़ा बताइएगा एक बार। कौन सा में? यहाँ पे हाँ सर। जैसे बोल रहा है कि ये म्यू जो है म्यू नॉट बाई 2 हो गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एम जी होता है। तो म्यू का वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर दिए, तो आई एल बी बाई एम जी होगा। एम जी कट गया, उसका 2 है, तो इतना होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, म्यू म्यू नॉट हम इसको बोले हैं, तो इसका आधा करके वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। इसमें एक ऐसा लूप रखा हुआ है। ठीक है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है 2 एम्पियर। इधर से भी आया होगा 2 एम्पियर। इसका जो रेडियस है 1 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस। ठीक है, बोथ केसेस में दे रहा है, यानी कि ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर हम इधर नीचे बना रहे हैं। इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है। हाँ, सेमी है। दो लूप है ऐसा, करंट 2 एम्पियर ऐसे बह रहा है, तो दोनों केसेस में कितना कितना फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे हमको बताना है। हो गया। फर्स्ट वाले में कितना आंसर आएगा बोलो? 4। फर्स्ट में 4 आएगा, 0 ना होगा। तो क्लोज लेंथ। लूप बन रहा है। हाँ हाँ, सर, ये हो जाएगा। करंट इधर से इधर गया, यहाँ से आ गया। इसके लिए देखेंगे तो यही वाला पाथ होगा। करंट ऊपर जा रहा है, तो इधर पे फोर्स इधर, और जब करंट आ रहा है तो इधर फोर्स आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट कर जाएगा।
फर्स्ट वाले में तो 0 होगा। सेकेंड केस में अगर देखो तो फर्स्ट इस वाले के लिए भी यानी कि लूप के लिए भी ऊपर ही फोर्स जाएगा और इसके लिए भी, क्योंकि हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। तो F2 लिखेंगे, यहाँ पे C लिख देते हैं। तो FPCQ प्लस FPQ इसी के लिए होगा। दोनों देखो तो ध्यान से इक्वल ही आना है, क्योंकि PQ हम यही लेंथ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू ILB 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। तो 2 इंटू करेंट 2L2R यानी कि 2 इंटू 1 और मैग्नेटिक फील्ड 1, ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्लोज्ड लूप है अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। पार्ट वाइज फाइंड करेंगे तो पार्ट वाइज फोर्स होगा, लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर करंट दिख रहा है कि नीचे वाले में अलग मतलब एक ही तरफ से हम लिए हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में 2 इंटू 1 क्यों लिखे हैं वहाँ पे? इसका जो डिस्टेंस होता है PQ का, हम L जो लेते तो L इक्वल टू क्या होता है 2R, R है 1 तो 2 इंटू 1। ठीक है, ये लेंथ है, लेंथ कितना है, रेडियस 1 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हम लोग फोर्स बोले थे कि QE प्लस Q V क्रॉस V हमारा फोर्स होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हो, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा QE प्लस QV क्रॉस E भी यही होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे दो प्लेट्स रखे हुए हैं, यानी कि एक प्लेट पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे ऐसा निगेटिव चार्ज, यानी कि इस मीडियम में यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर से इधर की तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम मान लेते हैं कि इसी फील्ड में इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो वो ऐसा हो, मान लेते हैं कि ऐसा क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके इनटू द प्लेन है। यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा सेटअप होता है वेलोसिटी सेलेक्टर फाइंड करने के लिए। और अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है, वैक्यूम होता है तो मास का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ से हम किसी भी वेलोसिटी से फेंकें, तो इस V वेलोसिटी से फेंके तो यहाँ जब बीच में आया तो V का डायरेक्शन देखो कि आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो फोर्स मैग्नेटिक ऊपर लग रहा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ FM लग रहा होगा। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का FE लग रहा होगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा पार करना है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें कि केस 1 कि अगर हम बोल रहे हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल passes the region, ये रीजियन से पास हो रहा है विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के अगर ये पास हो जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो नेट फोर्स है वो है 0।
नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर होगा। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, तो Q इंटू ए लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो चार्ज है Q, V क्रॉस B होता है, V और B दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम इसको Q भी B लिख सकते हैं। तो Q से Q कट गया और यहाँ से हमको V मिल गया E बाई। तो ये अगर हमको वेलोसिटी चाहिए होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर करके हम ये वेलोसिटी पा सकते हैं। यहाँ से याद रखना है इस चीज का कि हमसे पूछ देता है कि डायमेंशन ऑफ E बाई बी क्या होगा। तो अगर हमको पता है V इक्वल टू E बाई बी होता है तो आराम से लिख सकते हैं LT माइनस 1, क्योंकि ये वेलोसिटी के बराबर है। तो इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी मिल रहा है यही बोला जाता है कि जो वेलोसिटी आया हमारा ये वेलोसिटी सेलेक्टर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है इसमें से अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना हो, किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी हमको चाहिए हो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में, तो हम इस से हम फाइंड कर सकते हैं कितना हमको चाहिए। देखते हैं। तो ये जो हमारा वी है इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी आ रहा है तो कितना आएगा, तो E बाई बी के बराबर होगा। यानी कि कब, जब हम किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे हैं और वो विदाउट डिफ्लेक्टेड पास हो जा रहा है, तो केस है हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर का। और इस केस में जो वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है E बाई बी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमको अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट ये सब चीजें करना होता है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं सबका, कि अगर हमको कोई अल्फा पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, हमको किसी न किसी स्पीड से बॉम्बार्ड कराना होता है एटम्स पे, तो उस केस में हमको सीधा का सीधा फेंकना होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन नाम सुने होगे, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो वहां पे ये सब चीजें हमको यूज करने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको हम हाथ से उठा के या गुलेल में रख के फेंक नहीं सकते, वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमको एक कोई पार्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए होगा, तो हम अलग अलग वेलोसिटी से अगर फेंक रहे हैं तो हमको एक पार्टिकुलर वेलोसिटी जो सीधा सीधा पास कर जाए, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब ये वेलोसिटी हम कैसे देंगे तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। केस 2 हमारा इसमें मेन यही है, लेकिन फिर भी ये दो केसेस डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर Fm ग्रेटर देन Fe हो गया, देखो इसमें अगर Fm ग्रेटर देन Fe हो गया तो हमको दिख रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे इधर की तरफ Fm है, नीचे की तरफ Fe। अगर Fm ग्रेटर हो गया यानी कि इस पे जो नेट फोर्स होगा F नेट इधर की तरफ मिलेगा। यानी कि अगर पार्टिकल इधर v वेलोसिटी से हम फेंके थे तो ये इधर ना जाके इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों अगर हमारे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंके हैं, तो ये जो v वेलोसिटी से जब फेंके हैं तो ये इधर की तरफ जाके ऊपर टकराने का कोशिश। क्यों? क्योंकि इस केस में इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वो ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन इसका ऊपर की तरफ हो। सिमिलरली हम कह सकते हैं इफ Fm जो होगा वो लेस देन Fe होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उस केस में अगर हम बात करें तो प्लस है, ये माइनस है, ये चार्ज है, v वेलोसिटी से फेंके हैं, तो इस पे दिख रहा है कि नीचे वाला फोर्स जो है ज्यादा है, यानी कि F नेट जो होगा नीचे आएगा, और F नेट अगर नीचे आ रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा नीचे जाएगा, यानी कि सीधा सीधा नहीं। तो अगर हम परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बस नाम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसको क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं। अगर क्रॉस्ड फील्ड से किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम पास कर रहे हैं, ठीक है,
तो चार्ज पार्टिकल को अगर हम फेंक रहे हैं किसी स्पीड v से, तो अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है तो वो केस हम वेलोसिटी सेलेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि हम वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर हमारे पर्पस, किसी पर्पस के लिए। आगे अगर हमको बम्बार्डमेंट कराना है तो, या फिर एक्सरेज, ये सब में जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उन सब चीजों में हमें एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकना होता है, तो उस जगहों पे हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर। और दिख रहा है कि इसमें अगर एफ फोर्स जो है ऐसा कुछ रहा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अगर है, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स एक्स्ट्रा है, यानी जिधर एफ नेट आएगा उधर ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज को पॉजिटिव रखे हैं, तो चार्ज अगर निगेटिव होगा तो ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चार्ज के साइन से हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट चार्ज्ड आयंस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चार्ज्ड आयंस को सेपरेट करने में यूज होता है। और ये बेस होता है कि मास बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो, यानी कि मास बाय चार्ज या चार्ज बाय मास रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बेस्ड होता है, आयंस को उसके मास और चार्ज के रेशियो पे सेपरेट करता है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि यूज होता है। तो ये कैसा इसको यूज करते हैं, ये सब चीजें बोर्ड में नहीं आने वाला है। साइक्लोट्रॉन का भी बात कर रहे हैं तो इस साल वो डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ऐसा कुछ होता है। इधर की तरफ हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ऐसा क्रॉस। हम अब किसी एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, इसको हम इधर v वेलोसिटी से फेंके तो ये सीधा सीधा हमको यहाँ तक जाता हुआ दिखे, यानी किससे ऐसा रहता है, यानी कि हम जो सीधा फेंके हैं वही सीधा जाएगा, बाकी सब इधर डिफ्लेक्ट होगा और आके इधर रुक जाएगा। यानी कि इसमें जो हम इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रखे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में वही चार्ज पार्टिकल आएगा जो यहाँ से 90 डिग्री पे इन करेगा। ठीक है, यानी कि अभी तक हम चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे थे तो 90 से फेंक रहे थे, तो कैसे, यहाँ से ऐसे फेंक। अब यहाँ से जो भी चार्ज पार्टिकल है, तो हमको दिख रहा है कि इधर v वेलोसिटी से अगर जा रहा है, तो अगर पॉजिटिव रहा तो इधर की तरफ आएगा, और अगर निगेटिव रहा चार्ज पार्टिकल तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा और इधर आएगा, यानी कि पॉजिटिव वाला इधर डिफ्लेक्ट होगा और निगेटिव वाला इधर डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हमको मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको ऐसा फेंकते हैं उसको, तो फेंकते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव आयंस आके इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारा निगेटिव आयन आके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है तो इसको रेडियस के हिसाब से हम बोलते हैं कि एम बी बाई क्यू बी होगा। तो यहाँ से एम बाई क्यू रेशियो जो आएगा हमारा आर बी नॉट बाई वी। ठीक है, यानी कि हम बी नॉट और वी पता होगा तो आर फाइंड करके हम मास बाई चार्ज रेशियो भी उनका पता कर सकते हैं कि कितना है इसका मास बाई चार्ज रेशियो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर हमसे कहा जाए तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स, हमको नहीं पता है कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे सेटअप से हम इसको फेंकते हैं।
यानी कि पहले ये जो है नीचे वाला पोर्शन वेलोसिटी सेलेक्टर है, पास करा तो जो सीधा गया होगा वही जाएगा, जो इधर डिफ्लेक्ट करा होगा वो इधर ही रह जाएगा। तो जो सीधा गया वो पास हुआ है 90 डिग्री पे गया, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री पे गया मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द प्लेन है तो V क्रॉस B करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा। नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, निगेटिव चार्ज उधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और ऐसा वो शेप बना लेगा। और ऐसा अगर शेप बना लेगा तो हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड आ रही है, यानी कि हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से रेडियस उसका बोल रहे हैं। ये जो अगर हम आएगा तो यहाँ रेडियस कुछ बनेगा, ये सेंटर होगा तो ये रेडियस बनेगा। हाँ सर। सर्कुलर ही पाथ रहेगा ना। हम लोग ये तो देखे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हम किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो ऐसा सर्कुलर पाथ बनाता है, सेमी सर्कुलर। हाँ सर। ठीक है, तो उसी का रेडियस का बात कर रहे थे। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। ये इस बार का डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक है, बोर्ड के लिए सीबीएसई से डिलीटेड पोर्शन है। नीट और ये लोग भी अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, मोस्ट प्रोबेबली यही मानना चाह रहा है कि डिलीटेड ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ऐसा सेटअप होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये दोनों डी शेप के दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं डीज है, यानी कि इसको 2D में देख रहे हैं तो ऐसा हमको दिखेगा, और इसी में हम समझ रहे हैं ऐसा ये 2D। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको यहाँ से हम किसी एक सोर्स से जोड़ देते हैं, सोर्स जिसका डायरेक्शन चेंज होते रहे, यानी कि इसका जो है डायरेक्शन जो होता है चेंज होते रहता है, यानी कि एसी सोर्स बोल सकते हैं। चेंज कितना चेंज होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है तो ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं। जैसे कि अगर हम मान ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसा पास कर रहा होगा, ठीक है, इस रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इस रीजन में हम बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम इसको यहाँ से ऐसे किसी सोर्स से कनेक्ट करें तो ये जो है हमारा मेटल कहीं होता है कंडक्टर होता है, डी जो होता है कंडक्टर होता है, और अंदर में जो होता है वैक्यूम, अंदर में वैक्यूम होता है। वैक्यूम हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी हम इसमें चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो टकराए नहीं। क्या करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल कोई सा भी क्यू चार्ज है, ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब हम ऐसा किए हैं तो मान लेते हैं कि अभी इस पोजीशन पे, इस गिवन पोजीशन पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ही यहाँ पे इधर से इधर लाई कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा यानी कि इस पे फोर्स इधर लगेगा और ये ऐसा आएगा। यहाँ से दिख रहा है कि ये जो आएगा ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ से ये अगर ये इतना रोटेट करा तो उतना देर में ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर गया होगा, यानी कि ये भी जो होगा अपना डायरेक्शन चेंज करा होगा। और चेंज करके क्या हुआ होगा कि ये जो माइनस है हमारा, ये माइनस जो है अब प्लस में चेंज हो गया होगा, और प्लस माइनस में, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ गया होगा, यानी कि सेकेंड
केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में इधर से इधर आ गया, यानी कि फर्स्ट में इधर, सेकेंड में इधर। और अगर ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो इस समय इसके बीच में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। स्पीड इंक्रीज करा तो स्पीड इंक्रीज करा तो यहाँ पे इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर जब इधर आया तो इधर आया तो फिर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर से इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी कि ऐसा फिर रेडियस बढ़ा, फिर ऐसा ही ये होता रहेगा, यानी कि ऐसा पार्टिकल मूव करता रहेगा और ऐसा आया फिर से रेडियस बना। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, तो ऐसे आया यानी कि जो भी आया इतना ये बाहर सीधा चला गया। ठीक है, यहाँ से हमको जो मिलेगा भी मिलेगा, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ रेस्ट में था उसको हम भी वेलोसिटी दे रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है, यानी कि इट इज अ डिवाइस used to accelerate या give velocity charged particles। यानी कि साइक्लोट्रॉन में हमको क्या दिख रहा है कि साइक्लोट्रॉन में बीच में हम एक चार्ज रख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अंदर में ये रोटेट होते रह रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ फ्रीक्वेंसी। हाफ रोटेशन कर सकते हैं, हाफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन पे इसका डायरेक्शन चेंज होते रह रहा है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि इसका यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी से होगा तो हम जानते हैं कि ये 2πm/क्यूबी होगा, यानी कि ये फिक्स होता है, रेडियस वेलोसिटी शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हमारा सोर्स है, सोर्स का भी फ्रीक्वेंसी यही रखना पड़ेगा, ताकि हर आधे रोटेशन के बाद वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करे, ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी कि जो हमारा बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं, और जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। कभी भी अगर हम वेव्स का या किसी चीज का बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी अगर दो चीज का मैचिंग हो, ओवरलैप करे, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी उल्टा लिखना पड़ेगा, QB/2πm। ठीक है, टाइम पीरियड का लिख दिए थे, तो QB/2πm फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा सेम होगा, या रेजोनेंस कंडीशन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का ही फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी चार्ज का वेलोसिटी देना चाहते हैं तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी ऐसा सेट करना पड़ेगा कि उस चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। और हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको फेंकना चाहते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो हमारा फ्रीक्वेंसी आता है वो QB/2πm आएगा, यानी कि ये चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, क्या रेडियस है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा पहला कंडीशन होता है इसको पुट करने का। और ये साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, इसको हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमको किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देना है तो कैसे देना है, वो पत्थर है नहीं, हम उठा के फेंक सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। यहाँ से जो हमको वेलोसिटी मिला, इस वेलोसिटी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज मिक्स्ड हैं तो पॉजिटिव चाहिए होगा कि निगेटिव चाहिए होगा, तो उसके लिए हम आगे मास स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है।
तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम क्या, जो भी वेलोसिटी होगा इतना ही, क्योंकि इसमें एक ही पाथ दिया रहता है, एक ही एंड दिया रहता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहे हैं। आर जो है रेडियस ऑफ डी है, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बहुत साइड में ही रहता है, इसका भी रेडियस जो होगा उसी के बराबर होगा, आर के बराबर। यहाँ पे हम जगह छोड़े हैं, लेकिन वो लगभग ऐसा रहता है कि डी के रेडियस के बराबर ही होगा, यानी कि रेडियस ऑफ डी आर है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिफोर इमर्जिंग इज ऑल्सो आर, यानी कि दोनों केस में ये आ रही है। तो अगर आर है तो हम बोल सकते हैं आर इजकल टू होगा एम बी बाई क्यू बी। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि उसका वेलोसिटी होगा आर क्यू बी बाई एम। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्यू पता होगा, एम पता है, डी है तो रेडियस पता है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं हमको ये पता होगा। अगर इसका हम वेलोसिटी जानते हैं तो एनर्जी भी जानते हैं, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे तो दिख रहा है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये आएगा हमारा एनर्जी। एनर्जी जो भी, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि है हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी इतना है तो वेलोसिटी मैक्सिमम इतना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये रहेगा। फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि, तो फ्रीक्वेंसी जो देखें तो फ्रीक्वेंसी हम देखें तो वही चीज आएगा क्यू बी बाई 2πm, यानी जितना फ्रीक्वेंसी से सोर्स है ये। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे कि यहाँ पे जो मास है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो मास जो होगा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी हम लोग ये वाला टर्म यूज करते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2πm0, सिंस m इक्वल टू होता है m0 v बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। किसी भी चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी बहुत हाई होता है, तो हम लोग उसका वेलोसिटी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वाला कि वेलोसिटी पे मास डिपेंड करता है। हम जब मूव करते हैं तो हमारा वेलोसिटी बहुत कम होता है, तो इसलिए हम लोग अपना मास का जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी के साथ उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब केसेस में हम नहीं नेग्लेक्ट कर पाते, क्योंकि उनका स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होता है, यानी कि 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो हमको साइक्लोट्रॉन में इतना चीज याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन क्यों यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन में जो है रेडियस, यानी कि जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो कितना आएगा, और इसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, तो इसमें मैक्सिमम हम वेलोसिटी पा रहे हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पा रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं पा सकते हैं, तो इसका लिमिटेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, तो हम ज्यादा स्पीड का नहीं पा सकते हैं, तो हम स्पीड ऑफ लाइट से किसी पार्टिकल को उससे ज्यादा नहीं फेंक पाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो देखो कि स्पीड बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो लिमिटेड होता है, तो हम इसका स्पीड मैक्स बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे चीजें जो है वो इसका लिमिटेशन है, तो हमको ये बात को ध्यान रखना है कि ये चीज ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये तीनों चीज जो है बस इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और क्वेश्चन जो आता है स्पेक्ट्रोमीटर वाले से, यानी कि साइक्लोट्रॉन वाले से एक आध क्वेश्चन दिख जाएगा तो दिख जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। और इस बार का ये बोर्ड से डिलीटेड क्वेश्चन है, तो इस बार तो देगा भी नहीं, बोर्ड में तो नहीं आने वाला।
ठीक है, इसमें कोई बात में दिक्कत है तो पूछो। सर लास्ट स्टेप में दिक्कत है, जहाँ पर लिखे हैं ना एम नॉट लिखे हैं उससे। हेलो, हाँ सर, जहाँ फ्रीक्वेंसी वाला लास्ट पॉइंट से दिक्कत है थोड़ा। कौन सही है? हाँ यहाँ पे हम बोले कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज मूव कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी होगा। हम लोगों हाँ ने तो टाइम पीरियड निकाला था ना, तो टाइम पीरियड क्या आया था हमेशा 2πm/क्यूबी। 2πm/क्यूबी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/f। हम्म। ये आ गया। अब यहाँ पे हम बोले कि ये जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत छोटे चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं यस जिसका सर, स्पीड बहुत ज्यादा बहुत है। हाई होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर मास का बात करते हैं तो मास हम इस फंक्शन से देते हैं m0 √1 - v/c का होल स्क्वायर। ये चीज कभी नहीं देखी क्या? सुना है सर ये। ठीक है। ठीक है, जानना पहचाना है ना, पढ़ना नहीं है, बस हाँ। जानना है। ठीक यस। है, m0 को रेस्ट मास बोलते हैं, v स्पीड है और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हमारा यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी बहुत है तो मास जो होगा स्पीड के साथ चेंज होगा, तो इसीलिए हम मास की जगह पे ये रख दिए, बस और कुछ नहीं किए। ठीक है, कि लिमिटेशंस में इसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर ये मास से जो पार्टिकल निकल रहा है उसी का है ना? हाँ, जो पार्टिकल निकल रहा है उसी का है। मतलब चार्ज पार्टिकल के लिए, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी भी उसी का है, स्पीड भी उसी का है। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें कि थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है कि क्या होता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, बाकी कैसे क्या वर्क करता है ये जानना जरूरी था, तो ये जान गए हम लोग। और इक्वेशंस इसमें जो भी लिखा हुआ है वो बस एक ही दो चीज पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो उसमें कोई बड़ा सोचने या किस समझने का टाइप का बात क्वेश्चन होता है बता दीजिएगा ना। किसमें, इसमें इसी में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कभी दे देगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों को हम इसमें से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बताओ किसका स्पीड ज्यादा होगा। तो आर उसमें सेम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, एम और क्यू पे डिपेंड करेगा। जिसका क्यू बाई एम रेशियो, चार्ज अपन मास रेशियो ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस रिलेट करने के लिए दे देगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल है, हम दोनों को एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी साइक्लोट्रॉन में। तो जब साइक्लोट्रॉन से बाहर आएगा तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी हमको मिल रहा है आर क्यू बी बाई एम। साइक्लोट्रॉन है तो उसका रेडियस फिक्स है, मास फिक्स, बी फिक्स है। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। A proton and alpha particle are accelerated a cyclotron। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी क्या होगा। बोलो क्या होगा।
तो हम लोगों ने देखा कि V इक्वल टू है R QB बाई M। ठीक है, तो किसी भी गिवन साइक्लोट्रॉन के लिए R और B जो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई M है। ठीक है, यानी कि V1 इज टू V2 अगर हमको लिखना होगा तो Q1 लिखेंगे, प्रोटॉन का E बाई M इज टू 2E बाई 4M। ये कितना आ जाएगा 1 इज टू 1/2। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो होगा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल से डबल होगा। तो ऐसे से ही क्वेश्चंस रहता है मोस्टली। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ देता, रेशियो ऑफ, पहला हम पूछते रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, सेकंड पूछ सकते थे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछता हम क्या कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी का देख लो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये आ रहा है, आर और बी फिक्स्ड है। तो हमको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाई एम है। तो अगर हम k1 इज टू k2 करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, ई स्क्वायर बाई एम इज टू 2e का होल स्क्वायर बाई 4m, यानी कि हमको दिख रहा है 1:1, यानी कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होगा सेम ही होगा। बात समझ आया? यस। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो मैग्नेटिक डाइपोल। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था मैग्नेट वाले केस में, कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। तो हमने बोला था कि नॉर्थ पोल को हम एक प्लस m से रिप्लेस कर सकते हैं और साउथ वाले को माइनस m चार्ज, यानी मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे थे। फिक्स्ड दूरी था इसका, ये लेंथ जो था हमारा मैग्नेटिक लेंथ हम बोल रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन करा था m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको लिखे थे हम m इंटू LM, और डायरेक्शन था इसका फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ चार्ज हम बोले थे कि ये मैग्नेटिक चार्ज है, एक्चुअली में चार्ज ये नहीं होता है। नॉर्थ पोल को हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये निगेटिव, यानी कि ये था हम लोगों ने पढ़ा था बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो बार मैग्नेट के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो इस चीज को बोले थे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग कॉइल के लिए, कि मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर एक ऐसा हमारे पास एक लूप है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है, कोई भी करंट ऐसा बह रहा है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल यूज करा था, और राइट हैंड से अगर फिंगर्स को कर्ल करें हम, तो फिंगर्स को कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा था। या फिर हम लोगों ने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था फेस क्लॉक रूल, तो उसमें जिधर से हमको क्लॉकवाइज दिखेगा उसको हम साउथ बोले थे, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उसको नॉर्थ बोले थे। तो यहाँ से देखो ऐसा मूव कर रहा है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर की तरफ ऐसे निकल रहा है और इधर से ऐसा इन कर रहा है। ठीक है, ऐसा इन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लूप को इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि हम इस लूप को या सोलेनॉइड जो बोले थे तो उसको हम लोग ऐसा मैग्नेट की तरह ट्रीट कर ले रहे थे,
तो हम लोग इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो इधर से इधर की तरफ इसमें भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि इसमें भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से या फिर म्यू से जैसे रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग यहाँ देखें कि करंट कैरिंग कॉइल जो है, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कोई भी कॉइल है किसी भी शेप का है तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, यानी कि m जो है डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेम वैसा ही, क्योंकि हम साउथ को क्या माने हैं, निगेटिव पोल, और नॉर्थ को माने हैं पॉजिटिव पोल। तो जो डायरेक्शन होता है m का इधर से इधर होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ भी हम इसका डायरेक्शन वही चीज बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे वैसा ही एक टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल। और इसको हम डिफाइन करते हैं moment is m that is equal to I into, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं I इंटू ए। I क्या है, करंट इन द लूप, और A क्या है, एरिया वेक्टर। यहाँ पे A क्या लिख रहे हैं, तो ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, तो जैसे अगर ये लूप है, अगर करंट ऐसा बह रहा है तो हाथ को, फिंगर्स को कर्ल करना है, जिधर थंब जाएगा तो ये वाला एरिया वेक्टर हमको लेना है, नीचे वाले एरिया वेक्टर को नहीं लेना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस के केस में दो दो एरिया का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसके दो एरिया के डायरेक्शन है, तो दोनों तो हम ले नहीं सकते, कोई एक लेना पड़ेगा। तो करंट को पकड़ेंगे और करंट जिधर फ्लो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के लिए कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड along direction of flow of current. Then thumb gives direction of area vector और मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम डायरेक्शन वो देख रहे हैं तो वो भी एरिया वेक्टर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ से दिख रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा। हो सकता है कि हमारा लूप में ऐसे n टर्न्स हो, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स हैं, यानी कि इसमें बोला जाए कि n टर्न्स है, n टर्न्स है, सब में करंट ऐसा आई जा रहा था। तो इस केस में अगर हमको m लिखना हो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, यानी कि n आई ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोमेंट डिफाइन करे थे वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम बार मैग्नेट के केस में प्लस और माइनस चार्ज मान के कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब करंट बह रहा होता है तो वहां पे हम लोग करंट को मूव किए तो हम लोगों ने देखा कि वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर ले रहा है, बार मैग्नेट की तरह। तो उसका भी साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक
मोमेंट डिफाइन करा है, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम लोगों ने चर्चा पहले भी करा था कि कोई भी मैग्नेट जो होता है हमेशा दो पोल्स के साथ ही एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो M इक्वल टू है NIA, इस चीज को याद रखना है। इसके डायरेक्शन के लिए इसका डायरेक्शन और A का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो करंट के लॉन्ग कर्ल करना है। जैसे कि अगर हम ये लूप ले लें, करंट इसमें ऐसे बह रहा है, तो हमको दिख रहा है कि अगर हम अपने फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा और एरिया वेक्टर जो होगा वो भी यही डायरेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। सर मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग चीज है क्या? मैग्नेटिक डाइप जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करते थे बोलो, जब दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले थे। हाँ सर। और उसका एक मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। मैग्नेटिक डाइपोल कहने का मतलब कि दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड सेपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैं उसका स्ट्रेंथ बताने के लिए हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट कह दिया जाता है। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट इसको बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं डायरेक्शंस के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट ही हमको लिखना है। जैसे ऐसा है, करंट इसमें ऐसा बह रहा है, बताते जाओ किधर से होगा। इसमें करंट ऐसा बह रहा है, साइड लेंथ A है, स्क्वायर है, इसका रेडियस R है। B है, A है, करंट ऐसे बह रहा है। बोलो फर्स्ट वाले केस में क्या आएगा? M यहाँ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको और किधर मिलेगा? कर्ल आउट ऑफ करो, द प्लेन। करंट आउट ऑफ द प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो I इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न सिंगल लेना है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। किधर की तरफ? तो आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि करंट के लॉन्ग पे अगर हम इसको कर्ल करेंगे तो हमको जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो किधर की तरफ मिलेगा, इसकी तरफ कर्ल करेंगे तो हमको ये ऐसा मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको ऐसा बाहर की तरफ मिल। इस केस में देखो हाथ कर्ल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है अंदर की तरफ मिल रहा है। यानी कि इसमें अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो डायरेक्शन दिख रहा है I इंटू ए स्क्वायर। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो मिलेगा हमारा I इंटू एरिया, एरिया मिल जाएगा ए बी। डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में M का डायरेक्शन मिलेगा। हाथ कर्ल करके देखो, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा अगर हमारे पास दे दिया जाए A B C D, करंट अगर A से B जा रहा है, C D जा रहा है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने से क्या लग रहा है, अगर हम ए बी वेक्टर ले लें, ठीक है, और इधर से हम बी सी वेक्टर ले लें, करंट के डायरेक्शन में है,
तो ये ए बी क्रॉस बी सी का डायरेक्शन जो है हमको क्या मिल रहा है, ए बी की तरफ रख के देखेंगे तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो इनटू द प्लेन यही मिल रहा है। यहाँ भी अगर करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है हमको ऐसा अंदर की तरफ मिल रहा है, यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है अंदर की तरफ। तो हम साइड लेंथ के ऊपर ऐसे करंट के दो एडजेसेंट साइड्स को पकड़ के हम लिख सकते थे मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम ले लें करंट की डायरेक्शन में ही लेना है तो ए बी बी सी या फिर आई बी सी क्रॉस सी डी ले लो, बी सी क्रॉस सी डी भी करोगे तो सेम चीज आना है, कोई सा भी दो को पकड़ लेना है, यानी कि सी डी क्रॉस डी ए ले सकते हैं या फिर आई डी ए क्रॉस ए भी ले सकते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम लेंगे तो ऐसे भी हम मैग्नेटिक मोमेंट ले सकते हैं। ऐसा इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि दो अगर पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो देता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है तो अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, यानी कि अगर यहाँ पे हमको रेक्टेंगल मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, पैरेललोग्राम मिल जाए तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। और ये इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में ये जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसके टू एडजेसेंट साइड्स ए और बी हों। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखे हैं, डायरेक्शन करंट के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है कि इसको हम ऐसे मैथ से इसको एज्यूम करके हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नोट पॉइंट 2, कभी कभी हमको ऐसा मिल सकता है कि लूप जो ऐसा हो, यानी कि क्यूबिक टाइप का, ठीक है, ऐसा शेप में हो। तो अगर ऐसा है और हम मान लेते हैं कि करंट जो है इसमें ऐसा बह रहा है, करंट जो है इसमें ऐसे बह रहा है, ठीक है, यानी कि इन सब से सिर्फ साइड्स में बह रहा है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा शेप है, ऐसे शेप में हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे शेप को हम लोग ऐसे दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये हम सिर्फ दोनों फेस बना रहे हैं जिसमें करंट बह रहा था। तो इस वाले में हम कह सकते हैं कि इधर से करंट आई जा रहा था, ये करंट आई है, इधर करंट आई है बह रहा है, और हम इस वाले पार्ट को यानी कि ए बी पार्ट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। इधर से हम करंट आई इधर मान लिए, इसमें करंट आई इधर मान लिए, दोनों को मिलाएंगे तो अपने आप 0 हो जाना है, और हमको देखो ऐसे दो पार्ट्स मिल गए, ठीक है। तो जब भी अगर हमको ऐसा सिचुएशन मिले तो हम उसको दो पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले के लिए देखो तो आई क्रॉस बी, इसके लिए हमको ऐसा नीचे की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है आई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एक्स वाई जेड था तो ये हमारा मिलेगा माइनस जे कैप, और इसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये हमको ऐसा अंदर की तरफ मिल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, और वो दिख रहा है हमारा आई इंटू ए स्क्वायर, और ये हमको दिख रहा है माइनस के कैप फिगर के अनुसार।
तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अब, तो हम वेक्टर के साथ ही m1 प्लस m2 जोड़ देंगे, तो हमको दिख रहा है ia² माइनस j प्लस k हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमको ऐसा फिगर मिल जाए जो कि एक प्लेन में ना हो, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि ऐसे उसको प्लेनर में चेंज कर लें, प्लेन में तोड़ लें। प्लेन में अगर हम तोड़ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कितना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज से आगे बढ़ेंगे, फिर टॉर्क पढ़ना है, और टॉर्क के बाद फिर वही रोटेशन ऑफ अ कॉइल, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद शायद गैल्वेनोमीटर ही है, तो और 1-2 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर में। मॉड्यूल को खत्म करो, बनाना शुरू करो। लगभग न्यूमेरिकल पोर्शंस लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बस कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स यानी गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से बचे हुए हैं। बाकी कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है सर।